नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में मैं फिर से बात करूंगा तेल की, उस तेल की जिसने हमारा तेल निकाल रखा है। पेट्रोल और डीजल, गैस भी उसमें जोड़ दो। मैंने एक कार्यक्रम किया था, गैस के दाम 25 रुपए बढ़ा दिए गए। पिछले 9 महीनों में 265 रुपए 50 पैसे गैस के सिलेंडर के दाम बढ़ चुके हैं। और पेट्रोल डीजल की तो बात ही ना करें, लगातार दाम बढ़ते जा रहे हैं। यानी कि जीडीपी, गैस, डीजल, पेट्रोल, जबरदस्त विकास हो रहा है। सकल घरेलू उत्पाद में नहीं, विकास दर में नहीं, लेकिन जीडीपी जबरदस्त बढ़ रहे हैं। और इसके पीछे एक वजह दी जाती है, सबसे बड़ी वजह। सरकार कहती है कि हम क्या करें, पेट्रोल डीजल के दाम ये तो डीरेगुलेट कर दिए, यानी कि बाजार के हवाले हैं, कीमतें बाजार तय करता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अगर तेल की कीमतें बढ़ेंगी तो यहां पर भी तेल की कीमतें लगातार बढ़ेंगी, आपको ज्यादा पैसे देने होंगे। बात ठीक है, मार्केट इज द किंग, बाजार बादशाह है। आज मैं ऑयल बॉन्ड्स की, या देश में विकास के लिए पैसा दिया जा रहा है, या वैट क्यों नहीं घटा देती राज्य सरकारें, उस पर नहीं, मूल मुद्दे पर बात करने वाला हूं। मार्केट इज द किंग। अब 4 मई, यह आंकड़ा मैंने आपको पहले भी बताया, 4 मई से पहले 2 मई को 5 राज्यों में नतीजे आए थे। तो यह बाजार जो है वो सो गया था 64 दिन के लिए। 1 पैसे का भी इजाफा नहीं हुआ पेट्रोल और डीजल के दामों में। लेकिन 2 मई के बाद यह बाजार ऐसा जागा, ऐसी दहाड़ लगाई कि हमारी जेब खाली होती दिखाई देने लगी। 4 मई से 17 जुलाई, 2.5 महीने भी पूरे नहीं, इनमें 41 बार पेट्रोल के दाम बढ़े, 41 बार। डीजल के दाम 37 बार बढ़े, 37 बार। और जो कच्चे तेल की कीमतें होती हैं, 2 तरह के इंडेक्स होते हैं, एक WTI क्रूड प्राइसेस, एक ब्रेंट के। मैं WTI के रेट बता रहा हूं आपको। $64 के करीब था मई के महीने में। पूरे मई के महीने में एवरेज प्राइस मैं आपको बता दूं, ये तो मैंने 4 का बताया, $66.95, $67 मान लो। जून में यह हो गया लगभग $72 और जुलाई में यह हो गया $73.5। $64 था, यह बढ़कर 75 से थोड़ा ऊपर चला गया था। तो दाम लगातार बढ़े। चलिए हम मान लेते हैं सरकार का तर्क कि मार्केट इज द किंग, बाजार तय कर रहा है। लेकिन आज की तारीख में कच्चे तेल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हैं $62, 62.32, 32 सेंट भी जोड़ देता हूं, नहीं तो कहेंगे एग्जैक्ट फिगर नहीं बताई। लेकिन तेल के दाम जस के तस हैं। डीजल के दाम में आज तो कोई कटौती नहीं की गई, लेकिन पिछले 3 दिनों में 20-20 पैसे करके 60 पैसे डीजल जरूर सस्ता कर दिया गया है। बहुत बड़ी कटौती बाजार ने तेल की कीमतों में की है, डीजल की। पेट्रोल वैसा का वैसा ही। दिल्ली में आज भी 101 रुपए 84 पैसे, मुंबई में 107 रुपए 83 पैसे, भोपाल में 110 रुपए 20 पैसे, बेंगलुरु में 105 रुपए 25 पैसे, वगैरह वगैरह, बहुत लंबी फेहरिस्त है। 1 नए पैसे की कटौती नहीं की गई है। तो भाई अगर $13-14 कच्चे तेल की कीमतें गिर गई हैं, पिछले 1 हफ्ते में 7% गिरावट आई है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में, तो ये हमें कुछ लाभ क्यों नहीं मिल रहा? हम मान लेते हैं तर्क वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कि जी मनमोहन सरकार हमें 1,30,000 करोड़ के एक बहुत ही भारी बोझ, ऑयल बॉन्ड का बोझ हमारे सर पर लाद गए, पर उस पर 22 लाख करोड़ तो आपने कमा लिए पिछले 7 सालों में।
लगातार इजाफा हो रहा है। जो केंद्र को राजस्व मिल रहा है, एक्साइज ड्यूटी में ही 74% का इजाफा हुआ 2020-2021 में, 3,45,000 करोड़। और पूरा का पूरा जो आमदनी हुई वो 4,18,000 करोड़ थी। अब तो जीएसटी की कलेक्शंस भी बढ़ने लगी, 1 लाख से ऊपर, 1,15,000 से ऊपर, 1,20,000 से ऊपर, ये करोड़ों की बात कर रहा हूं मैं। जीएसटी में भी इजाफा हो रहा है। तो तेल पर यह बाजार कुछ कर क्यों नहीं पा रहा? बाजार फिर से कुंभकर्णीय निद्रा में चला गया है क्या, कि आम आदमी इसका बोझ ढोता रहे? और यह सिर्फ तेल का खेल नहीं है, इसका सीधा असर महंगाई पर पड़ता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ती है, किसानी, खेती किसानी तेल पर निर्भर होती है। ट्रैक्टर चलते हैं, ट्यूबवेल चलते हैं, डीजल जेनसेट्स चलते हैं। तो वहां पर महंगाई का जो असर होता है वो आपको मुझको भुगतना पड़ता है। जब फल फूल सब्जियां हम लेने जाते हैं तो किस बात का इंतजार किया जा रहा है? यह बहुत ही अहम विषय है और इसके सारे जो पहलू हैं आज उस पर मैं चर्चा करने वाला हूं। हम बलि का बकरा कब तक बने रहेंगे? ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, कच्चे तेल की कीमत गिरी, पेट्रोल डीजल के दाम कब घटेंगे? अब नए नए जो पेट्रोलियम मंत्री बने हैं, हरदीप पुरी, मैंने बयान चलाया था पिछली दफा उनका, वो कहते हैं सभी स्टेक होल्डर्स को काम करना होगा। वो सभी स्टेक होल्डर्स कौन है भाई? वो तो सरकार है, केंद्र है, वो एक्साइज ड्यूटी लगाता है, राज्य सरकारें वैट लगाती हैं, और तेल कंपनियां, ये सारी सरकारी तेल कंपनियां हैं, ये दाम तय करती हैं। आम आदमी तो स्टेक होल्डर्स में नहीं है। आम आदमी का काम सिर्फ लगातार बढ़ी हुई कीमतें देना ही है क्या? मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, तेल के खेल को, अर्थव्यवस्था को भली भांति समझते हैं, गोपाल अग्रवाल। कांग्रेस की तरफ से एक और अर्थशास्त्री प्रोफेसर गौरव वल्लभ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुनील साजन। जेडीयू अहम घटक है मोदी सरकार की, केंद्र में प्रतिनिधित्व है और साझा सरकार बिहार में चला रहे हैं उनके वरिष्ठ नेता राजीव रंजन। और वरिष्ठ पत्रकार, तेल के खेल को भली भांति समझते हैं, सालों से ट्रैक करते आए हैं, सिद्धार्थ सिंह मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं। तो गोपाल बाबू, लगातार यह कहा जाता था कि भाई मार्केट इज द किंग, बाजार के हवाले है, हमारे हाथ में कहां है तेल की कीमतें हैं। तो ये तो $62 पर आ गया कच्चे तेल का दाम, और पेट्रोल में एक नए पैसे की कमी नहीं। थोड़ा समझाइए। नहीं, सबसे पहली बात यह है कि इसमें दोनों तरह के, स्टेट और सेंटर के दोनों के टैक्सेस का कंपोनेंट है। और ये हम चर्चा भी कर चुके हैं कि लगभग अगर 30 रुपया सेंटर का है, 58 रुपए में से 30-32 रुपया, तो 23-24 रुपया स्टेट का वैट का टैक्स इसमें इंक्लूडेड है। और जो केंद्र सरकार जो कलेक्ट करती है एक्साइज के रूप में, उसमें से भी जो है सेस को छोड़ के, जो कि जीएसटी के शॉर्टफॉल को पूरा करने के लिए सरकार इस्तेमाल करती है, उसके अलावा जो होता है उसका 40%, 42% प्रदेश सरकारों को केंद्र सरकार देती है। पहली ये बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि जो आपने कहा कि इतने लाख की कमाई हो गई, तो टोटल बजट तो वही है 35 लाख करोड़ का हर साल। उसमें ज्यादातर जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वह केंद्र सरकार फाइनेंस करती है। स्टेट गवर्नमेंट को भी केंद्र सरकार देती है पैसा उन स्कीम्स को जो स्कीम्स जन कल्याणकारी नीतियों पर आते हैं। एक सेकंड गोपाल बाबू, आपने जो शुरुआत में कहा और ठीक कहा कि इतना एक्साइज लगता है, इतना वैट लगता है। एक्साइज और वैट तो कच्चे तेल पर लगता है ना, जब वो आता है वो रिफाइन होता है, उसके बाद वैट और एक्साइज लगेगा। गलत तो नहीं कह रहा हूं? अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें $13 से $14 कम हो गई, एक्साइज आप लगाते रहिए, अभी उस पर आ ही नहीं रहा, एक्साइज वैट लगाते रहिए,
अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें कम हुई तो यहां तो तेल की कीमतें कम होनी चाहिए थी कि नहीं? बिल्कुल 15 दिन का गैप होता है। 15 दिन के हिसाब से पीरियोडिकली जो प्राइस रिवाइज करती है कंपनी। सरकार ने कोई एक्साइज बढ़ाई नहीं है। जो 15 दिन में रिवाइज करते हैं, 2.5 महीने से कम के वक्त में 4 मई से 17 जुलाई दिन गिन लीजिए, 43 दिन बनते हैं। 43 दिन में 41 बार पेट्रोल के दाम बढ़े, तो वो 15 दिन का फॉर्मूला तब कहां गया? नहीं देखिए, ये जो इंटरनेशनल प्राइस के ऊपर डिपेंडेंट जो कंपनियां प्राइसिंग करती हैं इंडिया की, तो वह तो इंडिपेंडेंटली पूरी जो यूपीए सरकार के समय से ये नीति आई थी कि वह इंडिपेंडेंट प्राइसिंग होगी। वो कंपनियां अपनी इंडिपेंडेंट प्राइसिंग तो डायनामिक है ना, रोज सुबह दाम बढ़ते हमें दिखे, 41 बार बढ़े ना। हर रोज नहीं बढ़ाते घटाते हैं, वो पीरियोडिकली बढ़ाते घटाते हैं, रिवाइज करके। मैं बता रहा हूं ना, 43 दिन में 41 बार पेट्रोल के दाम बढ़े, 4 मई से 17 जुलाई। हाँ, तो जो कंपनीज ऊपर नीचे करती हैं प्राइस, वह इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से अपनी बैलेंस शीट और जो $13-14 गिर गए, क्या ये कंपनियां, ये बीपीसीएल, एचपीसीएल, ऑयल आम आदमी को लूट रही है? सरकार देख रही है इस लूट को? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, उसमें ऑयल प्राइसेस में कई कंपोनेंट हैं। सरकार का जो आपने अभी उसको जीएसटी के रेवेन्यू से जोड़ के देखा, एक्साइज और वैट से जोड़ के देखा, सरकार एक्साइज वैट को भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए गोपाल बाबू। तो मुझे एक चीज बताइए, देखिए मैं थोड़ा और सरल कर देता हूं, मैं थोड़ा और सरल कर देता हूं। $64 कच्चे तेल की कीमत थी 4 मई को, और 17 जुलाई को ये दाम बढ़ गए थे 11 रुपए 44 पैसे पेट्रोल के। जब 75 पार गया कच्चे तेल की कीमत, तो 11 रुपए 44 पैसे बढ़ गए पेट्रोल के दाम। हमने दिए, बिल्कुल दिए। अब ये दोबारा $11 नहीं, $13 से $14 ये दाम घट गए, तो सीधा गणित बनता है ना, रुपया भी कोई कमजोर नहीं हुआ कि रुपये पर दबाव है, तो फिर तो 11.5 रुपए घट जाने चाहिए थे तेल के दाम। सिंपल सी बात कर रहा हूं मैं, आपकी तरह इकोनॉमिस्ट नहीं हूं बड़ा। नहीं, देखिए, जो आप अगर इकोनॉमिस्ट की तरह बात करेंगे तो देश की अर्थव्यवस्था चलाने के लिए सरकारों को, कंपनियों को, सबको पैसा चाहिए। तो लूट रहे हैं आम आदमी को, सबको पैसा चाहिए। मतलब तेल की कीमत बढ़ेगी, चलिए आप बढ़ा रहे हैं, घटेंगी तो नहीं घटाएंगे, आप ये कह रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, घटेगी तब भी घटाएंगे। सरकार की जो नीति है वो एक्साइज और वैट को लेके है। प्रदेश सरकारों का वैट का काम है और केंद्र सरकार वैट तो जो कीमत तय होगी, जितने पर हमने खरीदा कच्चा तेल, उस पर वैट और एक्साइज लगता है ना। हम खरीदी कितने पर कर रहे हैं, दाम अगर कम हो रहे हैं तो आम आदमी को फायदा मिलना चाहिए ना। हाँ बिल्कुल, केंद्र सरकार का रोल लिमिटेड एक्साइज और सर्विस टैक्स और वैट, एक्साइज और वैट के ऊपर है। बाकी चीजें कंपनियां ओपन मार्केट के ऊपर डिपेंड करके, तो ये कंपनियां खुला खेल फरूकाबादी कर रही हैं। 64 दिन ये तेल की कीमत नहीं बढ़ाती, जब चुनाव चल रहे होते हैं तब बाजार सो जाता है, फिर बाजार जागता है, बाजार फिर सो गया, कीमतें गिर गई। तो ये जो ऑयल कंपनी है, इसके दाम जो है वो केंद्र सरकार नहीं डिसाइड करती। अच्छा, केंद्र सरकार ऑयल कंपनी किस दाम पे बेचेगी, खरीदेगी, यह केंद्र सरकार नहीं डिसाइड करती, ना प्रदेश सरकारें डिसाइड करती है। केंद्र सरकार तो एक्साइज और वैट कंपोनेंट को डिसाइड करती है। अगर उसके अनुसार, उसके अनुपात में बढ़ रहे हैं तो केंद्र सरकार, और वैट बढ़ रहा है तो प्रदेश सरकार। इस तरह की जिम्मेदारी नहीं, बाजार के हवाले है। कीमतें बढ़ेंगी, चलिए हमने दे दी बढ़ी हुई कीमतें घट रही हैं तो दाम घटने चाहिए ना। घटाएंगे, कीमतें घटेंगी तो पीरियोडिकली उनको बढ़ाती, पीरियोडिकली मार्केट। ये खुला खेल फरूकाबादी चल रहा है क्या? सरकार कुछ नहीं कर सकती। एक सेकंड, प्रोफेसर गौरव वल्लभ, हाँ बोलिए, आप पहले पूरी बात कीजिए। गोपाल बाबू करिए, बात पूरी कीजिए। हाँ, मैं कोई ऑयल कंपनी का स्पोक्स पर्सन नहीं हूं। मैं तो एक्साइज अगर सेंट्रल गवर्नमेंट बढ़ाएगी तो उसका स्पोक्स पर्सन हूं, और जो भारतीय जनता पार्टी का और प्रदेश सरकार वैट बढ़ेगा तो उसके लिए प्रदेश तो सत्ताधारी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते और जो अर्थव्यवस्था को समझते हैं, क्या आप ऑयल कंपनियों से कहोगे कि भैया जब दाम बढ़ रहे थे कच्चे तेल के, आपने दाम बढ़ाए, ठीक, अब घट रहे हैं तो घटाते क्यों नहीं? ये मांग करेंगे आप बतौर राष्ट्रीय प्रवक्ता?
हाँ नहीं, ऑयल कंपनियों को ही नहीं कहेंगे, इंटरनेशनल कंट्रीज पे भी दबाव डाला है। जब हम धर्मेंद्र प्रधान जी ने पहले काफी कहा था कि तो जो दबाव का प्रोडक्शन असर तो बढ़ाने हुआ, के लिए तेल की कीमतें तो कम हो रही हैं, उसके कारण और बहुत हाँ, हैं। तो वो दोबारा तो से इसीलिए डेल्टा कि वेरिएंट आ गया, डिमांड थोड़ी कम हो गई, तो कच्चा तेल नीचे गिर रहा है, तो हमें राहत क्यों नहीं मिल रही? बात तो वहां है। नहीं, बिल्कुल मिलेगी। और इसीलिए उसके लिए जब केंद्र सरकार ने ये जो गल्फ कंट्रीज और बाकी कंट्रीज को, ओईसीडी कंट्रीज को प्रोडक्शन बढ़ाने उन्होंने के तो लिए घटा कहा दिया, था, ये कंपनियां क्यों नहीं घटा रही दाम? नहीं तो वो घटाएंगी ना, उनको हम अच्छा, कहेंगे, उनको करना चाहिए। मार्केट फोर्सेस है, ऐसे तो हर चीज स्टील सीमेंट वगैरह के प्राइस कोई सेंट्रल गवर्नमेंट तय नहीं करती। ठीक इंडिया है, तो फ्री सेंट्रल इकोनॉमी है, गवर्नमेंट का हाथ मार्केट नहीं है। इकोनॉमी है। प्रोफेसर गौरव वल्लभ जी अब स्क्रीन पर। जी। प्रोफेसर गौरव वल्लभ, तो मतलब कंपनियां नहीं मान रही हैं, ये खुला खेल फर्रुखाबादी कंपनियां कर रही हैं, अंतर्राष्ट्रीय तेल की कीमतें तो घटी हैं। संदीप जी, मैंने भाजपा के प्रवक्ता को सुना, उन्होंने अपने ही सरकार को आज तक की सबसे कमजोर सरकार करार दिया। और कैसे दिया वो बता दो। क्या आज तक ऐसा हुआ कि केंद्र सरकार कह रही है कि जो पीएसयूज जो उनके अधीन काम करती है वो हमें नहीं, हम उन पे कुछ नहीं कर सकते, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो हम वहां पे पेट्रोल की कीमतें निर्धारित नहीं कर सकते। फिर इन्होंने कहा कि 15 दिन का लैग रहता है। संदीप जी, पिछले साल कच्चे तेल की कीमत हुई थी $19। अरे 1 साल का लैग भी रहा, 1 साल के लैग के बावजूद कुछ नहीं हुआ। ये लैग और लीड की पाठ ना पढ़ाएं, ये लोगों को भ्रमित करने का काम ना नहीं, करें। मैं बता रहा हूं ना, 43 दिन में 41 बार पेट्रोल के दाम बढ़े, जी, तब वो लैग कहां गया? जी संदीप जी, और $19 हुआ तो उस समय केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी। अब हो क्या रहा है संदीप जी, भले ही वो खाने का तेल हो या पेट्रोल हो या गैस, एक बार जब तेल की कीमतें या क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ती है, सरकार उसको एक स्टैंडर्ड पे ले जाती है, वहां उस बेंचमार्क को फिक्स कर देती है। फिर जब कम होती है तो धीमे धीमे एक्साइज बढ़ा के उस प्राइस को फॉल नहीं होने देती। मैं चैलेंज करता हूं कि जब $19 प्रति बैरल हुआ, जो कि आज की लगभग 1/3 रेट है, आज लगभग $65 है। नहीं, 19 पर जब आप कहते हैं वो 1-2 दिन का डिप था, $30 मान लीजिए, $30 तक गया था, जहां स्टेबलाइज भी हुआ। तो संदीप जी, क्या आधी हुई तेल की कीमत? और अभी आप सवाल पूछ रहे हो कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत कम नहीं, हुई, मैं पिछले तो साल की बात समझता हूं सरकार की, जी, कि जी, चलिए हम एक आपातकाल आफतकाल में थे, बहुत पैसा खर्च हो रहा था, लेकिन अब तो जी। जीएसटी कलेक्शन भी बढ़ गई, बाकी टैक्स कलेक्शन बढ़ रही है, तो अकेले ऑयल पूल तो नहीं रह गया है ना। आप देखिए ना, फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं कि ऑयल बॉन्ड जिम्मेवार है, तेल के मंत्री कहते हैं राज्य सरकार, पुराने तेल के मंत्री राज्य सरकार कम करे, भाजपा के प्रवक्ता टीवी स्क्रीन पे बैठ के कहते हैं पीएसयूज पे हम कुछ नहीं कर सकते। देन आप कर क्या सकते हो, पहले ये नहीं, बता तो आप भी तो नहीं कर रहे, वैट तो आप घटा सकते हैं, आप कहां घटा रहे? आप ये बताइए तमिलनाडु में घटाया कि नहीं? तमिलनाडु में वैट किस सरकार ने घटाया? और मैं बार बार कहता हूं और जिम्मेवारी से कहता हूं कि हम और भी घटाएंगे, हमको घटाना है। तमिलनाडु में तो आप पद्दी चढ़े हुए हैं, ऐसे संदीप जी, आप पद्दी चढ़े हुए हैं। आपकी सरकार है पंजाब में, आपकी सरकार है राजस्थान में, महाराष्ट्र में 26% वैट है, 10 रुपए एडिशनल वैट है, वो कुल मिलाकर 38-39% हो जाता है। उसे घटाइए ना, आप भी नजीर पेश कीजिए। संदीप जी, मैं कह रहा हूं नजीर पेश करेंगे, पर मैं आपको और आपके दर्शकों से एक सवाल पूछना चाहता हूं। जिस केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 247% बढ़ाई हो 7 साल में, डीजल पे 794% बढ़ाई हो, अर्थात जो प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल पे ₹9.48 लगती थी, वो आज ₹32.90। डीजल पे जो ₹3.56 प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी 2014 में लगती थी, वो आज ₹31.80। और पार्टी के प्रवक्ता, भाजपा के प्रवक्ता कहते हैं हम कुछ नहीं कर सकते। डायनेमिक प्राइसिंग में नीचे जाए तो हम कुछ नहीं कर सकते, ऊपर जाए तो हम कुछ ही घंटों में बढ़ा देंगे। ये कौन सी डायनेमिक प्राइसिंग हुई? डायनेमिक प्राइसिंग का तो मतलब हुआ कि जैसे कच्चा तेल नीचे जाए, तुरंत प्रभाव से उसका बेनिफिट कंज्यूमर्स को मिले। और संदीप जी, एक चीज और बताना चाहता हूं, जब तक आप कच्चे तेल की कीमतों को अफोर्डेबल नहीं बनाओगे, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और एम्प्लॉयमेंट का साइकिल नहीं चलेगा।
20 अगस्त 2021 को जो सप्ताह खत्म हुआ उसमें शहरों में बेरोजगारी की दर 9.2% है एज पर CMIE। तो जब तक आप पेट्रोल की कीमतों को, डीजल की कीमतों को नीचे नहीं करोगे, 7% जब कच्चे तेल की कीमत गिरी तो क्या आपने डीजल की कीमतें 7% और 7% तो पिछले एक हफ्ते में गिरी है, लेकिन एक नया पैसा पेट्रोल में कमी नहीं, डीजल में 20 करके 60 पैसे की कमी की है। डीजल, संदीप जी, डीजल सबसे ज्यादा कौन उपभोग करता? हमारे देश के अन्नदाता। उनके साथ मजाक कर रहे हो आप। आज डीजल की कीमतें जो 2014 में थी उसकी लगभग डबल हो चुकी है। जो प्रति लीटर डीजल की कीमतें 45-50 रुपए, 52 रुपए थी, वो आज 100 रुपए प्रति लीटर डीजल मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि आपने एक्साइज ड्यूटी जो केंद्र सरकार 2014 में 3.5 रुपए लेती थी, वो आज आपने बढ़ा के 31 रुपए 80 पैसे दे। और उस एक्साइज ड्यूटी में भी संदीप जी राज्यों को कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि उसका 80% जो एक्साइज ड्यूटी है वो सेस के रूप में है, ताकि राज्यों को कुछ ना देना पड़े। ये कौन सी तो राज्य तो वैट तो ले रहे हैं ना। देखिए, यहाँ आम आदमी को बलि का बकरा बनाने में कोई सरकार कोई कोताही नहीं बरत रही। मैं बहुत सजग है सारी सरकार। संदीप जी, मैं जिम्मेवारी से कहता हूं आपके शो पे बैठ के कि जिस तरह तमिलनाडु पे हमने कम किया और राज्यों में भी कम करेंगे। मैं अपनी जिम्मेवारी से नहीं भागता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि जब एक मेहनतकश आदमी बाइक में 1 लीटर तेल भरवाता और 110 रुपए बेरोजगार व्यक्ति, ये तो साझा सरकारों की बात हो गई। नजीर पेश करनी है तो पंजाब के मुख्यमंत्री को बोलिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री को बोलिए, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को बोलिए, जहां आपकी अकेली आपकी सरकार है। संदीप जी, मैं अपनी जिम्मेवारी से नहीं भाग रहा हूं। मैं आपको ये गणित नहीं सिखाऊंगा कि नई केंद्र सरकार, पर मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि जिस केंद्र सरकार ने 247% की बढ़त करी है एक्साइज ड्यूटी में पेट्रोल में और 794% की जो बढ़त करी है डीजल में, क्या उनको नहीं करना चाहिए? पहले कौन सी राज्य सरकार ने 10% से ज्यादा वैट बढ़ाया? मैं तो बीजेपी की राज्य सरकारों को भी इंक्लूड कर रहा हूं। और ये कहने के बावजूद मैं कहता हूं कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें, जो कि डीजल हमारे अन्नदाताओं के लिए प्रयोग में आता है, उनकी कीमतों को तुरंत प्रभाव से घटाना चाहिए। अपनी जिम्मेवारी से ये कह के मैं भाग नहीं रहा हूं। जिस तरह तमिलनाडु में कम किए और भी राज्य सरकारों में हम जरूर कम करेंगे जैसे ही थोड़ी गुंजाइश मिलेगी। पर कच्चे तेल की कीमत PSUs बोल रहे हैं ये डिसाइड करते हैं, एक्साइज ड्यूटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड कर रहे हैं। वैट तो एक बहुत छोटा पोर्शन है, फिर भी हम उसको कम करेंगे। मैं आपके शो में जिम्मेवारी से बोलता हूं। राजीव रंजन, आपको ये मार्केट का गणित समझ में आ रहा है? मार्केट इज द किंग, बाजार तय करता है जी। तो ये दाम गिर रहे हैं तो बाजार क्या कर रहा है? जी, डीरेगुलेट करने का फैसला इसलिए हुआ था कि अगर बाजार में चीजें महंगी होगी तो बायर्स को महंगी खरीदनी होगी, सस्ती होंगी तो सस्ती खरीदनी होगी। डायनेमिक प्राइसिंग का जो पूरा थ्योरी है वो इसी पर आधारित, लेकिन कहीं ना कहीं वो बदलाव दिखा नहीं, इस बात को नकारा नहीं जा सकता। और चूंकि ये कोरोना के पहले से ही देश की जनता ने काफी मेहनत से जो उनकी गाड़ी कमाई है उसका एक बड़ा हिस्सा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर खर्च किया, चाहे वो बाइक में भरवा रहे हो या किसान इरिगेशन के लिए इस्तेमाल कर रहे हो या जो भी कर रहे हो। और ये सच है कि अब इन चीजों के लिए बार बार ये दलीलें दे करके हम लोगों की कठिनाइयां कम नहीं कर सकते हैं। कुछ मेरी ओर से व्यवस्था संवेदनहीन हो गई है क्या? आम आदमी जाए तेल लेने, उसका निकालेंगे हम तेल, कोई सुनवाई नहीं। दाम घट रहे हैं तो क्यों नहीं भाई मैं घटे हुए दाम दूं? बड़ा सिंपल सा एक लाइन का सवाल है। आपके सवाल का जवाब तो मैंने दिया है, लेकिन आप टिप्पणी कुछ भी कर सकते हैं, ये आपका विशेषाधिकार है। मैं इतना जरूर कहना चाहूँ, अगर एक अपर कैपिंग जरूर एक कैपिंग होनी चाहिए स्टेट्स के लिए भी, वैट के लिए, और बेस प्राइसिंग को लेकर के PSUs में गुंजाइश बराबर है कि बेस प्राइसिंग अगर आप करने में आपकी दखल, अगर आप कहते हैं कि आपका दखल नहीं है, तो मैं समझता हूं जो पार्ट टाइम डायरेक्टर्स किसी भी PSU में होते हैं गवर्नमेंट के, उनको किस लिए भेजा जाता है जो नीतियों को प्रभावित नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है ये कोई कारण नहीं। सबसे बड़ा जोक है
ये एक मखौल उड़ाया जा रहा है। आम आदमी क्या वो इतना नहीं समझता? 64 दिन 5 राज्यों में, पश्चिम बंगाल में, असम में, पुडुचेरी, केरला और तमिलनाडु में चुनाव होते हैं। 64 दिन दाम नहीं बढ़ते, तब डायनेमिक प्राइसिंग नहीं होती। और अब एक जो महत्वपूर्ण सवाल है कि कोरोना ने अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाए, लेकिन 35 लाख करोड़ रुपए का अगर आपका वार्षिक बजट है, तो बार बार ये जनता दल यूनाइटेड ने पहले भी कहा, जिस दौर में नीति आयोग नहीं, इस समय योजना आयोग को हम कहते थे, कि अनुपयोगी योजनाओं की संख्या कम कीजिए, राज्यों को वित्तीय स्वायत्तता ज्यादा दीजिए, इसलिए कि आप योजनाएं जो भी तय करते हो उसमें कहीं ना कहीं हमको भी उसके साथ अपना जो राज्य का राज्यांश है वो जमा करना पड़ता है, तो हमारे बजट पर भी उसका असर होता है। और कई योजनाएं किसी राज्य के लिए उपयोगी हो सकती है, दूसरे राज्य के लिए उस हद तक उपयोगी नहीं हो, तो कहीं ना कहीं राज्यों को जो मार्जिन जमा करना है उससे भी वो मुक्त होंगे और आपका भी खर्च उसमें कम हो। तो ये लगातार जो कई योजनाएं होती हैं, उन योजनाओं की संख्या को कम करने की जरूरत है, जिसका सीधा लाभ लोगों को मिल सके और राज्यों को भी राज्यांश के नहीं देखिए, जो कोरोना केंद्रित हो जाती है ना चर्चा, कोरोना एक डिफिकल्ट, ये कोरोना केंद्रित नहीं है। मैं एक चीज में राजीव जी सुनिए तो, देखिए कोरोना में जो हुआ, आपने पिछले साल एक बार में ही 10 रुपए डीजल पर, 10 रुपए पेट्रोल पर, 13 रुपए डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी। चलिए बढ़ा दी, दिक्कत काल था, मान लिया। पर उससे पहले भी अगर आप जाएंगे, जब यह नारा बुलंद किया गया, बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार, $110 पर बैरल पर कच्चे तेल की कीमतें थी 2014 में। 2015 में वो गिरी, वो 60, 40, $45 पर भी आई। तब कहा गया कि भाई हम खुशनसीब हैं, बदनसीबों की क्या जरूरत। पर लगातार वहां पर तेल की कीमतों में कमी करने के बजाय चालाकी में शब्द इस्तेमाल करूंगा, चालाकी क्या की गई, 9 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई। तो आपको मुझको अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगातार घट रहे कच्चे तेल की कीमतों का कभी फायदा ही नहीं मिला क्या? यह सिर्फ कोरोना काल की बात नहीं है। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत, और इसीलिए मैं कहता हूं कि मैंने जो आप योजनाओं के आकार और उनकी संख्या को घटाए जाने की बात इसीलिए की कि आप अगर कटौती नहीं करेंगे अनुपयोगी चीजों पर खर्च को, तो फिर उसको जस्टिफाई करने के लिए आपको कई तरीके से पैसे लाने हो। आम लोगों से पैसा लेने के लिए पेट्रोलियम प्रोडक्ट से ज्यादा आसान कोई रास्ता नहीं, इसलिए कि सबके लिए आपके लिए इन्फोर्समेंट मशीनरी की जरूरत है। ये सीधे उनके खाते में जाएगा, चाहे राज्यों के खाते में वैट जा रहा हो, चाहे वो एक्साइज के तौर पर वो सेंटर के खाते में जा रहा हो। और जहां तक राज्यों का सवाल है, एक कैपिंग जरूरी है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि राज्यों को आंतरिक संसाधन के नाम पर बहुत ही सीमित विकल्प उनके पास हैं, जिससे वो अपनी जनता को जीवन के लिए जो आवश्यक चीजें हैं वो मुहैया करा सके, अपने कामगारों को वेतन दे सके, तमाम चीजों के लिए जो ये ग्रॉस बजटरी सपोर्ट का जो पूरा मैकेनिज्म है उसको इन प्रिंसिपल समझने की जरूरत जरूर है और उसको नए सिरे से रिडिफाइन करने की जरूरत है। अब यहां पर जरूरत गिनवाई जा रही है, सुनील साजन, जरूरत गिनवाई जा रही है। बीजेपी सत्ताधारी दल, उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता, कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल, उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता, जेडीयू एक अहम घटक, बड़ी पार्टी, सरकार चला रहे हैं बिहार में, सब की तरफ से जो बात आ रही है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा किया जाना चाहिए। अरे आम आदमी की सुनवाई कहां है? तेल की कीमतें बढ़ रही थी जी, बाजार का हवाला देकर आपने कहा कि पैसे ज्यादा दे दीजिए। एक्साइज ड्यूटी पर भी कह दिया कि नहीं जी पैसे की कमी है, जीएसटी कलेक्शन घट रही थी, पैसा कोई पेड़ पर तो उगता नहीं है, देखिए जन कल्याणकारी नीतियां चला रहे हैं इसलिए हम बढ़ा रहे हैं। पर अब जब तेल की कीमतें घट रही हैं, कोई नोबडी इज विलिंग टू बेल द कैट, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? आम आदमी क्या असहाय होकर देखता रहे? मैं ये कह सकता हूं कि आज बिल्ली के गले में घंटी आप और आपका चैनल बांध रहा है, और बिल्ली को समझ लेना चाहिए कि घंटी की आवाज बज गई है। जो पूरे देश को बताया गया कि बाजार बादशाह है,
बादशाह के पीछे क्या खेल है आपने शुरुआती दौर में पूरे देश को बता दिया है। अब मैं उन आंकड़ों पे नहीं जाऊंगा कि कितने डॉलर प्रति बैरल था, वो आपने शुरुआत में सब बता दिया। मैं बड़ी तैयारी के साथ आज बैठा था, लेकिन हमसे पहले आपकी तैयारी थी, आपकी तैयारी बेहतर है। लेकिन संदीप जी, मैं एक बात जरूर कहूंगा। एक तो मैं राजीव रंजन जी को थोड़ी सी बधाई दूंगा कि उन्होंने थोड़ा सच स्वीकार किया है। लेकिन हम लोग पहली बार ऐसा सुन रहे हैं, जब दुनिया में उत्पादन लागत घटती है तो जो उत्पाद होता है वो सस्ता होता है। लेकिन क्योंकि बीजेपी है, मोदी है, तो मुमकिन है 43 दिन में 41 बार कौन बढ़ा सकता है इस देश में डीजल पेट्रोल के दाम। लेकिन बीजेपी सरकार में बढ़े हैं। यही भाजपा जो महंगाई के नाम पर आई थी संदीप जी, कितने बड़े बड़े अच्छे अच्छे नारे दिए थे। लोगों को लगा था कि पूरा देश में सस्ता हो जाएगा डीजल पेट्रोल। जब कच्चा तेल, आप एक तरफ कह रहे हो कि हमारे हाथ में नहीं है, जब कच्चा तेल सस्ता हो गया तब भी आप डीजल और पेट्रोल के दाम नहीं घटा रहे हैं। इसका मतलब यह है, अभी मैं बीजेपी के प्रवक्ता को सुना तो उन्होंने कहा ऑयल कंपनी के प्रवक्ता नहीं है। हम जानते हैं आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं और ऑयल कंपनी की प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इसीलिए लगातार आप आम आदमी की तो जेब काट सकते हैं, किसान की जेब काट सकते हैं, बेरोजगार की जेब काट सकते हैं, लेकिन आप उनका नुकसान या उनका कम फायदा नहीं पहुंचाना चाहते हैं जो कंपनियां बीजेपी सरकार की या मोदी जी की दोस्त है। मैं संदीप जी केवल एक चीज कहूंगा, जब माननीय प्रधानमंत्री जी 14 में आए, आप तब देख लीजिए कच्चा तेल के दाम क्या थे और डीजल पेट्रोल के दाम क्या थे। आज कच्चे तेल और डीजल पेट्रोल के दाम क्या है। सरकार एक तरफ कह रही कि डीजल पेट्रोल के लिए आप अंतरराष्ट्रीय मार्केट को बता देते हैं। मैं केवल संदीप जी आपके कार्यक्रम में जानना चाहता हूं, जो हमारा कड़वा तेल है, सरसों का तेल, यह कौन तय करता है? यह कौन सी अंतरराष्ट्रीय मार्केट तय करती है? 2013 में जो तेल 45 रुपए में रहा हो, आज 180 और 200 रुपए में है। इसके पीछे कौन सी कंपनियां हैं? कौन, हम किसको दोष दें, किसको माने? तो कहीं ना कहीं आप ये कह रहे हैं सुनील साजन जी कि नहीं, जब विपक्ष में थी बीजेपी तो बहुत हल्ला काटती थी, तो दरअसल क्या आईना आपको दिखाया जा रहा है विपक्षी दलों को? अगर ये बीजेपी की सरकार ना होती तो हल्ला काट दिया होता, सड़क पर संग्राम हो गया होता, प्रदर्शन चलते, आंदोलन चलते। आपको ना तो मुद्दे उठाने आते हैं, ना आम आदमी की पीड़ा को आप समझ पाते हैं। अगर मैं विपक्ष पर ही आरोप लगाऊं तो गलत कह रहा हूं क्या? आरोप लगा सकते हैं, लेकिन जो विपक्ष, मान लीजिए हमको अगर आप विपक्ष मानते हैं तो हम उत्तर प्रदेश में विपक्ष हैं, और उत्तर प्रदेश में डीजल, पेट्रोल, गैस के दाम को लेकर के सड़क से लेकर सदन तक समाजवादी पार्टी लड़ रही है, लोगों के बीच जा रही, बता रही है कि किस तरीके से महंगाई बढ़ी है। हां, देश में कांग्रेस की जिम्मेदारी बड़ी है, दूसरे दलों की जिम्मेदारी बड़ी है, लेकिन यह आईना सिर्फ विपक्ष को नहीं है, यह आईना तो पूरे देश को है कि एक तरफ आप अंतरराष्ट्रीय मार्केट की बात करते हैं और दूसरी तरफ जब घट जाता है तो आप डीजल और पेट्रोल के दाम घटाने को तैयार नहीं है। तो यह सवाल हम कह रहे हैं, राजनीति में, देश में अगर राजनीतिक पार्टियां या विपक्ष कमजोर हो जाएगा तो आप क्या देश की जनता का खून चूस लेंगे? आप उसे बर्बाद कर देंगे? अगर हम मान रहे हैं आपकी बात कि विपक्ष कमजोर है, तो इतनी कमजोर तो है ही। लूट, बीजेपी का एक नेता मध्य प्रदेश में यह कहकर निकल जाता है कि अरे तेल पर इतनी दिक्कत हो रही है, अफगानिस्तान में 50 रुपए लीटर पेट्रोल मिल रहा है, जाओ अफगानिस्तान चले जाओ। कहा गया ना ये? देखिए, ये तो क्योंकि तथाकथित राष्ट्रवादियों की सरकार है और बीजेपी किसी को भी पाकिस्तान भेज सकती है, किसी को अफगानिस्तान भेज सकती है, लेकिन जो संकल्प पत्र में उन्होंने वादा किया था उस पर बहस नहीं करेंगे, महंगाई पे बहस नहीं करेंगे, बेरोजगारी पे बहस नहीं। महंगाई तो जुड़ा हुआ, इससे मसला जुड़ा हुआ है, महंगाई पर भी आ रहा हूं, पर सिद्धार्थ आपको यह खेल समझ में आ रहा है?
बाजार बादशाह है, मार्केट इज द किंग। यहाँ पर गोपाल बाबू कह रहे हैं नहीं 15 दिन में समीक्षा करते हैं, पीएसयू अभी डिसाइड करेंगे, वो कर देंगे, कम भी कर देंगे। सरकार क्या नहीं कह सकती है? ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो तेल की कीमतें घट रही हैं, क्या ये सिर्फ आपको या मुझको ही पता है? सरकार को नहीं पता? इन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को नहीं पता? नहीं संदीप, मेरे को लगता है अगर इसका मैं एकदम संक्षिप्त जवाब दूं आपको शॉर्ट में, तो मुझे लगता है क्या होता है कि ये जो तेल कंपनियां हैं, चाहे वो निजी क्षेत्र में हो या सार्वजनिक क्षेत्र की हो, एक आप जो है कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, क्रूड ऑयल का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। संदीप, ऐसा तो होता नहीं है कि आज अगर $62 है तो आज ही आपने खरीदा और वो कल हिंदुस्तान पहुंच जाता है। तो ये जो परचेजेस होती हैं ये तकरीबन जो है डेटेड होती है, मतलब 2-3 महीने पहले आपने किसी बात समझ में आती है मुझे, ये समझ गए ना संदीप? तो ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, आप टेंडर निकालते हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट वो उन 43 दिन में कहां चले गए थे जब 41 बार पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, 37 बार डीजल के दाम बढ़ा दिए? बिल्कुल ठीक बात है संदीप। होता क्या है कि देखिए, जब दाम बढ़े हुए थे और धीरे धीरे और बढ़ाए गए तो वो शायद हमको और ज्यादा चुभते हैं और ज्यादा हमको लगते हैं। तो और विपरीत अगर आप देखेंगे, जब जो है क्रूड ऑयल की कीमतें घटी हैं तो शायद धीरे धीरे मुझे लगता है थोड़ा थोड़ा पास ऑन हुआ है और अब थोड़ा सा शार्प डिक्लाइन हुआ है। लेकिन हो सकता है कि तेल कंपनियों के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हो वो उस रेट के कॉन्ट्रैक्ट्स भी तो डायनेमिक होते हैं ना, एवरेज प्राइसिंग हो जाती है। लगातार जब गिर रहे हैं, $75 से ऊपर था ना कच्चे तेल की कीमतें, वो 62 पे आ गई। बिल्कुल ठीक बात है आपकी। मैं लेकिन आपको इसका एक और जवाब देता हूं। देखिए क्या है, तेल कंपनी को अपनी एक बैलेंस शीट मेंटेन करनी है, क्योंकि उसके पीछे से एक और दबाव है। आम आदमी की तो कोई बैलेंस शीट होती ही नहीं, कंपनियों की बैलेंस शीट है। आपको, मेरे को, हमारे अपने सीमित संसाधनों में जो घर चलाना है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एसबीआई कार्ड्स अगर एक रिपोर्ट लाता है कि लोग दवाई और किराने का सामान नहीं खरीद पा रहे क्योंकि ईंधन पर, तेल पर खपत इतनी बढ़ गई है, आम आदमी की कोई बैलेंस शीट नहीं होती। नहीं, मैं आपकी बात को संदीप बिल्कुल डिनाई नहीं करता हूं। आम आदमी पे महंगाई का जो है, महंगाई है, साथ ही बेरोजगारी है इस समय, तो उस पर दोहरी मार है। लेकिन अगर आप सिर्फ, मैं आपको एकदम एक टेक्निकल एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। देखिए, इन कंपनियों को बजट में एक और टारगेट दिया होता है कि आपसे इस साल हमारी एक्सपेक्टेशन इतने डिविडेंड की है। तो कहीं ना कहीं उस तेल कंपनी के ऊपर एक बैक एंड से दूसरा दबाव भी है। एक तो जो आप कह रहे हैं, तो उसको कहीं ना कहीं एक फाइन बैलेंस बैठाना होता है, क्योंकि साल के अंत में सरकार को उससे बड़ा जो है बड़ी राशि डिविडेंड के रूप में भी चाहिए। तो ये आप ना भूलें। तो सरकार जो है केवल आपसे मुझसे टैक्स नहीं ले रही है, इन तेल कंपनियों से भी डिविडेंड ले रही है। और इस समय, ऐसे समय पे जब सरकार के पास जो है पैसों की कमी हो, तो इन कंपनियों पे और ज्यादा प्रेशर है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने पहले भी कई बार बोला है संदीप, कि आप उन पे आर्टिफिशियली जो है कीमतों को कम करने के लिए सरकार की भी मजबूरी है, या उनका आप कह लें, क्योंकि आप इस समय हिंदुस्तान की एक बड़ी तेल कंपनी, सरकारी कंपनी का इस साल विनिवेश कर रहे हैं, बीपीसीएल का। आप जी, तो अगर आप बीपीसीएल ने 58 रुपए का डिविडेंड भी दिया है जी, तो हाँ, तो अब आपने बात कह दी ना संदीप। हाँ, तो हम भी थोड़ा रिसर्च करके आते हैं सिद्धार्थ, खेल को पूरा समझने की कोशिश करते हैं। जी, तो संदीप, अगर तेल कंपनियों को आप ये बोलेंगे कि आप आर्टिफिशियली प्राइसेस को मैनेज करिए, तो होगा क्या कि जो ये विनिवेश आप कर रहे हैं, जिसमें हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि कोई ना कोई बड़ी विदेशी कंपनी ही आएगी और आपकी इस कंपनी को खरीदेगी। और क्यों खरीदेगी? फिर सरकार का एक विनिवेश का बड़ा टारगेट है 2 लाख करोड़ का, तो वो खटाई में पड़ जाएगा। तो अल्टीमेटली घूम फिर के जो मामला है वो सिर्फ है कि पैसा, क्योंकि इस समय रिसोर्सेज की कमी है। तो ये आपको जो बात आप कह रहे हैं, हाँ, एक बात और मैं अहम कहना चाहता हूं कि संदीप, अब आप बार बार पूछ रहे हैं कि सरकार जो है एक्साइज कब घटाएगी। मुझे लगता है इसका जवाब हमको आने वाले दिनों में, मुझे लगता है, अब सरकार ने तकरीबन इस साल के जो है 5 महीने निकल रहे हैं, 6ठा महीना शुरू होगा, और उसके बाद आप देखेंगे उत्तर प्रदेश के चुनाव आ रहे हैं संदीप। तो आप देखेंगे कि इसके बाद एक्साइज में जरूर कटौती होगी, चाहे क्रूड ऑयल बढ़ जाए चाहे घट जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव हर पार्टी के लिए बहुत ही ज्यादा जो है उसकी अहमियत तो है। मतलब चुनाव तय करेंगे, आम आदमी की आर्थिक सूरत हाल नहीं तय करेगी। जो सिद्धार्थ कह रहे हैं गोपाल बाबू, ये फाइन ट्यूनिंग हो रही है, बैलेंस शीट मेंटेन की जा रही है, सरकार, तेल कंपनियां अपने मुनाफे को देख रही हैं, आम आदमी की बैलेंस शीट को भी कोई देखेगा? देखिए संदीप जी, आप भी कार्यक्रम करते हैं और भी लोग इस पे चर्चा करते हैं। हम कोई डिनाई नहीं कर रहे कि ऑयल प्राइसेस काफ़ी बढ़े हुए हैं,
इसको हम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन जनता हमारे साथ क्यों खड़ी है उसको भी समझिए आप। देखिए, अर्थव्यवस्था को सही पटरी पे लाना यह हमारी सरकार की पहली प्राथमिक जिम्मेदारी है, जिसको हम अच्छी तरह से मानते और निभाते हैं। दूसरी हमारी जिम्मेदारी है कि जो कोविड से या और कारणों से जो समाज के पिछड़ा वर्ग है, गरीब तबका, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस है, उसको एफिशिएंट तरीके से सरकारी योजनाओं का लाभ दे। उससे पहले भी तो 9 बार बढ़ाई थी एक्साइज ना पूरी बात, तो मैं तो इतनी देर सुन नहीं रहा था संदीप जी। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सरकार तेल का प्राइस जो एक्साइज या वो इसलिए नहीं घटा रही, और वित्त मंत्री जी ने भी कहा कि अभी रिसेंट जल्दी हम कोई एक्साइज वगैरह घटाने वाले नहीं है, क्योंकि मैंने 3 कारण बताए। एक तो आर्थिक व्यवस्था को तेजी से पटरी पे लाने के लिए सरकार को बहुत सारी स्कीम्स हैं, चाहे पीएलआई है और सब है, जो वो स्टिमुलस पैकेज है वो देना है, उसकी आवश्यकता हम प्राथमिकता से मानते हैं। जन कल्याणकारी योजनाओं में समाज के हर वर्ग को सुविधा मिले, उनकी योजनाओं की उसकी आपूर्ति, उसकी आवश्यकता इकलौता मात्र नहीं, तीसरा एकमात्र राजस्व का पैसा लाने का एकमात्र जरिया है। बिल्कुल, इस वक्त सबसे ज्यादा, क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स की इकोनॉमी की कलेक्शन कम हो गई है और वह अर्थव्यवस्था को अभी उतनी तेजी से नहीं है, इसलिए साफ बता रहे हैं हम कह रहे हैं उससे महंगाई बढ़े, बेरोजगारी का आलम है, तनख्वाहें घट रही हैं, महंगाई बढ़ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। महंगाई को आपने काबू में रखा, पर अब महंगाई बढ़ रही है ना। अरे 6.5% की महंगाई दर है, तो देखे इसीलिए जनता हमारे साथ है कि हम साफ गोई से उनको स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि अर्थव्यवस्था के लिए आर्थिक जो अच्छा, जनता आपके साथ है, जनता तैयार है 110 रुपए का पेट्रोल, 100 रुपए का डीजल खरीदने के लिए। बिल्कुल, आप खुद सर्वे कर लीजिए कि लोग कहेंगे कि पेट्रोल डीजल के प्राइस ज्यादा है, चिंता की बात है, लेकिन प्रायोरिटी किसकी है? अर्थव्यवस्था। और जो मांगे 50 रुपए का पेट्रोल तो उसे अफगानिस्तान भेज देते हैं, अफगानिस्तान भेजने की धमकी दे देते हैं आपके नेता। संदीप जी, आप सुन लो ना, मैं बोल तो रहा हूँ कि जन कल्याणकारी योजनाओं में 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन देने की प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री आवास योजना में 2.5 लाख रुपए आवास के लिए देने की आवश्यकता है। मनरेगा के अंदर तो एक साल में 23 रुपए डीजल, 24.5 रुपए पेट्रोल बढ़ा देंगे। गरीब आदमी को भी यही खरीदना पड़ता है। मर्सिडीज में कोई पेट्रोल डीजल भरवाने जाए या अपनी छोटी से छोटी गाड़ी में नहीं, गरीब आदमी को इसीलिए हम जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत उसके लाभ के लिए बहुत सारी स्कीम चला रहे हैं और एफिशिएंटली चला रहे हैं। प्रोफेसर गौरव वल्लभ, आम आदमी तैयार है, यहाँ दावा कर रहे हैं, बड़ा दावा, 110 भी देगा पेट्रोल के दाम, 100 रुपए भी देगा डीजल के दाम, उन्हें सरकार पर भरोसा है। देखिए, बड़ी विनम्रता से मैं कहना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को कि हमारे देश के लोगों को हमें अफगानिस्तान से लाना है, यहाँ से लोगों को नहीं भेजना है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। दूसरी बात संदीप जी, बहुत गंभीर विषय है और एक रिसर्च मैंने करी और मेरे रिसर्च का सोर्स है पीपीएसी की वेबसाइट, जो कि पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करता है। 26 फरवरी 2021 जब 5 राज्यों के चुनावों का ऐलान होता है, उस दिन कच्चे तेल की कीमत रुपए में है 3,979 रुपए प्रति बैरल, और 2 मई जिस दिन चुनाव के नतीजे घोषित होते हैं, उस दिन कच्चे तेल की कीमत है अंतरराष्ट्रीय मार्केट में रुपयों में 4,699 रुपए प्रति बैरल। मतलब 26 फरवरी से 2 मई के बीच 720 रुपए प्रति बैरल कच्चे तेल की कीमत बढ़ती है, पर उस दौरान कीमत नहीं बढ़ाई जाती। तो ये डायनेमिक एक ढकोसला है। पेट्रोल प्राइसिंग इज प्योरली ए पॉलिटिकल प्राइसिंग। नंबर 2, ये बार बार कहते हैं कि कोरोना की हमें प्रॉब्लम। अरे कोरोना के पहले क्या दिल्ली में पेट्रोल 85-90 रुपए लीटर ही था। दिल्ली में पेट्रोल, दिल्ली में डीजल 75-80 रुपए प्रति लीटर ही था कोरोना के पहले भी। और जो सरकार संदीप जी कोरोना के दौरान अपने नागरिकों को ऑक्सीजन का सिलेंडर मुहैया नहीं करा पाती है, रेमडेसिविर इंजेक्शन मुहैया नहीं करा पाती है, जरूरी दवाइयां मुहैया नहीं करा पाती है, गंगा मैया के अंदर लाशें तैरती हुई मिलती है, उस सरकार को तो कोई हक ही नहीं है ये बोलने का कि हम कोरोना की आपदा। अरे आपने कोरोना की आपदा पे 1 रुपया पर वो दावा कर रहे हैं आम जनता
एक आम आदमी समझ रहा है कि सरकार जन कल्याणकारी नीतियां कर रही है, इस पैसे का बढ़ी हुई कीमतों का इस्तेमाल उन्हीं के भले के लिए, तो आम आदमी परेशान नहीं है, उनका दावा ये है। संदीप जी, ये अभिमान का सूचक है। मैं इनसे पूछता हूं, ये तो शायद नहीं भराते होंगे, इनके तो कोई सरकारी तेल मिल जाता होगा, पर एक बार जाएं पेट्रोल पंप पे, जब एक लड़का या एक युवक अपनी बाइक में 1 लीटर तेल डलाता है और साइड में मोदी जी की हंसती हुई फोटो देखता है, तो उसको लगता है कि उसके जख्मों पे कोई नमक छिड़क रहा है। इस तरह की अभिमान की बातें ना करें। ये लोकतंत्र है, ये भारत की जनता है। अगर किसी को प्यार करती है तो किसी को कब नीचे उतारती है, गोपाल बाबू, इसके कई लास्ट कमेंट, 2 सेंटेंस का कमेंट। देखिए, जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए जिस तरह से हम लोगों ने, प्रधानमंत्री ने क्या कहा, 15 लाख करोड़ का फंड ट्रांसफर किया डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर वगैरह के अंदर, बिना किसी लीकेजेस के 1,75,000 करोड़ का रुपया बचाया है सरकार ने। करप्शन था, अरे 22 लाख करोड़ रुपए कमाया भी तो है। 1 रुपया एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने से 14,000 करोड़ रुपए मिलते हैं। तो 35 लाख करोड़ का जो बजट है उसमें डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स हमने कम किया है ना। जीएसटी के अंदर कितना टैक्स कम किया है, डायरेक्ट टैक्स भी कम किया है। तो अल्टीमेटली ओवरऑल जो कलेक्शन है वो तो घटा है। आम आदमी को कोई ज्यादा परेशानी नहीं हो रही है, आप ये दावा कर रहे हैं। 110 रुपए पेट्रोल, 100 रुपए के करीब डीजल। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें लगातार गिर रही हैं। एक हफ्ते में 7% की गिरावट है, लेकिन आप और मैं पेट्रोल के वही दाम दे रहे हैं। बाजार असल में बादशाह है क्या? सोचिएगा। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।